हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ हम बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि जब अम्ल जो होते हैं, अगर किसी भी अम्ल को अगर क्षारक के साथ तो परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण देकर ये चीज समझाना होगा, जो कि आपका क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे टाइप से, यही क्वेश्चन पूछा गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इसके ऊपर आपको एक यहाँ पे टिप्पणी लिखना होगा, जो कि क्वेश्चन आपका 2023 और 24 के अंदर पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जब अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब भी कोई एक अम्ल को एक दूसरे क्षार के साथ में मिलाया जाता है तो वहां पे अम्ल के गुण और क्षार के गुण आपस में नष्ट हो जाते हैं तथा वहां पे एक लवण प्राप्त होता है और पानी भी प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करें इसके अभिक्रिया को अगर शब्द रूप में, जब भी कोई एक अम्ल दूसरे क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां पे लवण और जल हमेशा प्राप्त होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं उदाहरण में। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया कैसी होगी, निम्न प्रकार से यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम यहाँ पे लिखने की बात करें, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCl होता है। वहीं पे जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। यहाँ पे जब ये आपस में रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो Cl होता है वो Na के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, यहाँ पे NaCl बना लेता है। वहीं पे आप देखेंगे जो H है और यहाँ पे OH है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, यहाँ पे H2O बना देते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण या इसे साल्ट भी कहा जा सकता है। और यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, यहाँ पे आपको क्षार देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे ये आपका क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है और यहाँ पे क्या है, ये आपका पानी प्राप्त हो जाता है अर्थात जल। तो इस प्रकार से ये हमारी जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आप क्वेश्चन से एक देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहा गया है कि क्षारीय विलयन में अगर फिनाइथिलीन सूचक का रंग होता है, अर्थात तो हमारे पास कुछ सूचक होते हैं जो कि अम्ल और क्षार को बताते हैं कि कौन सा अम्ल होगा या क्षार होगा। तो जैसे उनके साथ में जब ये मिलाए जाते हैं तो वहाँ पे उनके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फिनाइथिलीन जो होता है एक सूचक होता है, अगर उसमें कुछ यहाँ पे मिलाया जाए, जैसे कि मान लो कोई आप अम्ल या क्षार मिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिलाया गया है क्षार, अर्थात मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे फिनाइथिलीन इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इस फिनाइथिलीन के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्षारीय विलयन को लेते हैं। कैसा लेते हैं, इसमें आप कोई भी क्षार का विलयन डालते हैं, इसी में फिनाइथिलीन की कुछ सूचक बूंदे भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक कलर नया प्राप्त होता है। वो कलर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे गुलाबी कलर हो जाता है। अर्थात फिनाइथिलीन जो होता है आपके क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी कलर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा 4, अर्थात आंसर फर्स्ट वाला ए नंबर पे। वहीं पे हम कुछ दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में प्रबल क्षार है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा प्रबल क्षार है। देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्षार होते हैं उनको हम दो कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, वहीं पे क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे दुर्बल होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जहां पे प्रबलता होगी तो उन्हीं के कुछ दुर्बल भी होंगे। तो प्रबल में जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि हमारा क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, प्रबल होता है। वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल होता है। इसी प्रकार से और भी काफी प्रबल होते हैं। अगर दुर्बल में यहाँ पे हम बात करें,
जैसे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे आपका क्या होता है, दुर्बल होता है। इसी प्रकार से आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है, दुर्बल होता है, क्षार। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्षार दुर्बल, तो यहाँ पे प्रबल क्षार की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल आपका ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रबल क्षार होता है। वहीं पे क्वेश्चंस अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल होगा। अभी हमने यहाँ पे क्षार पे बात किया था, ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें अम्ल, तो अम्ल भी हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पे प्रबल होते हैं, दूसरे हमारे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब यहाँ पे प्रबल और दुर्बल पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो प्रबल में अगर हम लिखने की यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपका HCl हो जाएगा, आपका जैसे कि H2SO4 हो जाता है, आपका HNO3 हो जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या होता है, HNO2 भी होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे पास अम्ल होते हैं जो कि प्रबल होते हैं। वहीं पे दुर्बल में बात करें, जैसे कि आपका HCN हो जाता है, CH3COOH हो जाता है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी अम्ल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होते हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो HCN दिया गया है, ये यहाँ पर आपका दिया गया HCN, इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड जो है एक दुर्बल जो है अम्ल होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, अर्थात यहाँ पे कहा गया कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये क्या करता है, 2018 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन में दिया गया कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा गया कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ये भी बात सही है। यह एक कार्बनिक अम्ल है या यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं या वो क्षार होते हैं, उनकी प्रबलता का जो कारण होता है कि उनके अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता, अर्थात जितने ज्यादा हाइड्रोजन आपको प्राप्त होंगे उतना ही ज्यादा वो सांद्र होगा। अगर आपके पास मान लो 2 से 3 अम्ल दिए गए, जैसे कि मान लो पे एक अम्ल ये आपका पास A है, B है, C है और D है। यहाँ पे अगर इसमें आप बात करें, जैसे कि मान लो ये सभी क्या है, किसी एक बीकर के अंदर यहाँ पे आपको पोर किए जाए, अर्थात इसके अंदर डाल दिए जाए। तो यह सभी जब किसी बीकर में पानी के अंदर घोले जाएंगे, तो फर्स्ट वाले केस में मान लो यहाँ पे आपको क्या करते हैं, 10 जो है यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, यहाँ पे 20 प्राप्त होते हैं, यहाँ पे 30 प्राप्त होते हैं, यहाँ पे आपको 40 प्राप्त होते हैं। तो अम्ल की बात किया जाए तो सबसे प्रबल D हो जाएगा, उससे यहाँ पे इस प्रकार से, अर्थात A सबसे दुर्बल रहेगा, D प्रबल रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH ये होता है। इसको जब भी किसी क्या है बीकर के या किसी पानी के अंदर जब यहाँ पे डाला जाता है तो घोला जाता है एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पे आपके जो H+ होते हैं वो बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, जिस कारण से ये एक दुर्बल अम्ल होता है। अगर इसी में H बहुत ही जल्दी घुल जाते, बहुत ही ज्यादा प्राप्त होते, तो आपका प्रबल हो जाता है। इस आधार पे यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है B वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आयरन की मात्रा कम होती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान है, अर्थात इसका पीएच मान क्या होगा, या अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है ये पूछा गया है, या H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि लगभग पीएच मान पे बात किया गया है, और पीएच मान क्या होता है इस पे मैंने डिटेल से एक वीडियो बना दिया है, जो कि आप हमारे चैनल पे इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका पीएच मान क्या हो सकता है, देखो हम यहाँ पे अगर पीएच मान की बात करें तो हमारे पास एक पीएच मान के लिए एक स्केल होती है, जिसमें यहाँ पे 7 होता है, और 7 से इधर क्या होता है, कुछ संख्याएं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, उसके बाद इधर की संख्याएं आपको क्या होती है यहाँ पे कम देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो इधर होगा आपका 6 होगा, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1। इसी प्रकार से इधर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से होता है। तो ये लेके कहाँ से, 1 से लेके 14 तक होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब जहां पे ना ही अम्ल होगा ना क्षार, अर्थात अगर जिसका मान 7 होगा तो इसका मतलब वहां पे उसका जो पीएच मान है 7 है, इसका मतलब उसके अंदर अम्ल और क्षार के दोनों गुण बराबर हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि H2SO4 या H2S का क्या होगा पीएच मान। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो हमारा सल्फर है ये क्या है, एक आधातु है। क्या है, ये आधातु है। और जो भी कोई आधात होती है उनके चाहे सल्फाइड लिए जाएं या उनके ऑक्साइड लिए जाएं, या यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्या
एच का जो इसके साथ में है तो ये क्या है, एक अम्ल है। और कोई भी अम्ल अगर आपका होगा तो हमेशा यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, C1 से। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अम्ल होते हैं और ये इधर क्षार होते हैं। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, जिस क्वेश्चन में फिर से कहा गया कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अभी पूछा गया था अम्ल का, अब यहाँ पे पूछ लिया गया क्षारीय का। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 7 होता है। इसके बाद इधर ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे क्षार होते हैं और इधर क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब यहाँ पे देखो लाल लिटमस, हमारे पास दो प्रकार के लिटमस होते हैं, एक नीला लिटमस होता है, एक लाल। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया है लाल लिटमस। क्या किया है, लाल हमारे पास क्या है, लिटमस। यहाँ पे लाल लिटमस को लेते हैं और लाल लिटमस यहाँ पे जैसे सपोज करो ये पेपर आपके पास लाल लिटमस है, इसको हम रेड कलर भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये रेड लिटमस यहाँ पे है। अब इस रेड लिटमस के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ विलयन की बूंदें यहाँ पे ड्रॉप डाली जाती हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे सपोज करो ये मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाल दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे ड्रॉप जैसे इस पे डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कलर जो होता है कैसा होता है, पहले तो यहाँ पे था ये रेड, कैसा था, ये रेड था। रेड से किस कलर में हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये नीले कलर में आता है, अर्थात नीला कलर देता है। तो जब भी कभी आपका रेड लिटमस अगर किसी भी विलयन के साथ में नीले कलर के अंदर बदल जाता है, इसका मतलब वहां पे वो क्या होगा, आपका एक प्रकार से क्षार होगा। और क्षार जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उनका पीएच मान हमेशा क्या है, 7 से अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे 7 से अधिक केवल 10 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ये आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है एक विलयन का पीएच मान 1 है, अर्थात कोई विलयन है जिसका पीएच मान 1 है, उसका कहा गया कि यह विलयन कैसा होगा, अर्थात पीएच मान जिसका 1 है तो विलयन कैसा होगा। फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन सेम यही रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेथिल ऑरेंज, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक ये वीकर है, यहाँ पे ये वीकर है, ठीक। अब इस वीकर के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे सपोज करो कोई यहाँ पे एक लिक्विड का है, इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या किया है, इस लिक्विड को यहाँ पे रख दिया। अब ये लिक्विड कोई भी रखा है, मान लो ये हमारे यहाँ पास क्या है, कोई विलयन है, ठीक। ये इसको हम क्या नाम देते हैं, विलयन इसके अंदर कोई रखा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज जो होता है इसकी यहाँ पे हम कुछ ड्रॉप को डालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मेथिल ऑरेंज की ड्रॉप को इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। जैसे मेथिल ऑरेंज को आप यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेथिल ऑरेंज पड़ने के बाद यहाँ पे जैसे ही मेथिल ऑरेंज यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर आता है, यहाँ पे क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। कैसा होता है, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जैसे मेथिल ऑरेंज आपका रेड कलर के अंदर चेंज होता है, समझ लो कि वहां पे क्या है, वो आपका H2SO4 या कोई भी आपका अम्ल हो सकता है। तो यहाँ पे अम्ल आपका H2SO4 है, इसलिए यहाँ पे आपका रेड कलर हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे क्या है, H2SO4 हो जाएगा सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर अम्ल है उसका पीएच मान हमेशा 1 से कम होगा। तो 1 से कम यहाँ पे किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये लवण है, ये आपका यहाँ पे क्षार है और यहाँ पे ग्लूकोज भी क्या आसानी से घुलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका अम्ल हो जाएगा। इसलिए इसका पीएच मान 1 से कम होता है। अब हम आज के लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विलयन नीले लिटमस को, अभी मैंने पहले किस पे बात किया था, लाल लिटमस पे, अब हम किस पे बात करते हैं, नीले लिटमस में। तो लाल लिटमस जो होता है वो अलग था, जो कि मैंने भी समझाया था। तो नीला लिटमस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक नीला लिटमस ले लेते हैं। तो ये सपोज करो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कोई एक नीला लिटमस पेपर यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। नीले लिटमस के ऊपर कुछ विलयन लेते हैं। विलयन का मतलब कोई यहाँ पे मान लो एक, यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज करो ये इस प्रकार से कोई ड्रॉप यहाँ पे हम डालते हैं। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डालेंगे तो ये जो आपका नीला लिटमस था यहाँ पे, ये क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में आ जाता है। जैसे रेड में कन्वर्ट होता है तो ये रेड में जब जाएगा, कब जाएगा, जब इसका पीएच मान क्या होना चाहिए,
पीएच मान जो होता है लेस देन होना चाहिए किससे, 7 से। और 7 से लेस का मतलब क्या होना चाहिए, ये आपका एक अम्ल होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे 7 से नीचे केवल ये 6 वाला दिया गया है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे पीएच मान इसका 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लाल लिटमस है वो, आई एम सॉरी, नीला लिटमस वो लाल कलर में बदल रहा है, इसलिए वो लिक्विड या वो सॉल्यूशन हमारा अम्ल होगा। और अम्ल जो भी होते उनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, और इस ऑप्शन में केवल 6 दिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए